वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो इस वीडियो में पी ब्लॉक एलिमेंट्स की आपकी फुल रिवीजन हो जाएगी फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम्स रिलेटेड टू द क्लास 12th। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट रीजंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। साथ में आपको एक प्रैक्टिस के लिए फाइल भी मिल जाएगी, वो भी आप लोगों ने बाद में प्रैक्टिस करनी है। तो प्लीज़ पहले सभी रीजंस, रिएक्शंस को, स्ट्रक्चर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। तो इस वीडियो में आप लोगों को सभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मिलेंगे। जितने भी पी ब्लॉक में से कुछ रीजंस हमने याद रखने होते हैं, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर कौन सॉलिड है, कौन गैस है, ये सब कुछ आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, फिर सभी रीजनिंग प्रॉब्लम्स को मैं आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऑर्डर्स होते हैं जो भी, ठीक है, रिड्यूसिंग करेक्टर के, एसिडिक करेक्टर के, बॉइलिंग पॉइंट्स के सभी ऑर्डर्स इसमें आपके हो जाएंगे। तो सभी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। सभी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आपकी इसमें हो जाएंगी। ठीक है, और साथ में सभी रिएक्शंस जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं और सभी एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स इसमें आपकी होने वाली हैं। तो ये सभी नोट्स रिड्यूस्ड सिलेबस और नीट एंड जेडबलई को ही साथ में ख्याल में रखते हुए मैंने अच्छे से आपके लिए डिज़ाइन किए हैं। तो इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं वो सभी आपकी होने वाली हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो साथ में आप लोगों ने रीजंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ग्रुप नंबर 15। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 15 जिसको कि हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। इसमें कौन से एलिमेंट हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। याद रखने के लिए नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। ठीक है, हो सकता है आपने कोई और बनाया हो, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगी? NS2NP3। तो पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड रहेगा। ठीक है, नोट डाउन दिस पॉइंट, पी ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड। ओके, इस पर इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगी। नाउ एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये तो सभी ग्रुप्स में सेम चलता है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई सॉरी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करेंगे, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द न्यू शेल। ठीक है, न्यू शेल के एडिशन के कारण। ठीक है, तो आपको मैं एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बता रहा हूँ। आपने अगर नोट्स को यूज़ करना है तो सबसे पहली बात के नोट्स को आप लोग वीडियो के साथ साथ खुद बनाएं तो सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों ने नोट्स को यूज़ करना है तो नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी प्रिंट आउट उसका निकाल कर। उसके साथ साथ जो मैं आपको बोलकर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ उसे नोट्स पर नोट डाउन करें। ठीक है, तो पूरे आपका पी ब्लॉक अच्छे से 100% हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ ए आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज साइज इंक्रीजेस। इसका रीजन क्या रहेगा? बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ दीज एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, देयरफॉर these two values are decreases down the group, ionization enthalpy and electronegativity. ठीक है, सो नाउ मटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है बिकॉज साइज इंक्रीज करता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो सकते हैं, इसलिए मटेलिक करेक्टर भी इंक्रीज हो जाता है। डाउन द ग्रुप मटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ओके, इसका रीजन ये हो गया। अब इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट है इसमें पार्ट, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। क्योंकि साइज इंक्रीज होता है, वेंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज हो जाती हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। बट उसके आगे, ठीक है, फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मिथ इट डिक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है ड्यू टू, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के कारण जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, जिसको कि हम बोल देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, देयरफॉर दीज कैन फॉर्म ओनली 3 कोवलेंट बॉन्ड्स इंस्टेड ऑफ द 5 ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो रीज़न हमें क्या मिला कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट है वहाँ पर। ठीक है, जिसके कारण कि अब सिर्फ पी वाले इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड्स बनाएंगे, यानी कि सिर्फ 3 बॉन्ड्स बन सकते हैं। ठीक है,
तो यही रीज़न और भी बहुत सारी चीज़ों का आगे आपको मिलता रहेगा। ओके, तो जो यहाँ पर अल्टीमेटली अगर हम ध्यान से इसको देखेंगे तो कुछ ही ऐसे रीजंस होते हैं जो कि बार बार यहाँ पर रिपीट होते रहते हैं, जिसके साथ कि हम सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके बाद है नेक्स्ट कैटिनेशन टेंडेंसी। इसका मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्फ लिंकिंग, अपने जैसे एटम्स के साथ बॉन्ड्स बनाना। तो ग्रुप नंबर 15 वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, फॉस्फोरस की मैक्सिमम टेंडेंसी है टू शो द कैटिनेशन, मतलब वो अपने जैसे और एटम्स के साथ बहुत अच्छी तरह से बॉन्ड्स बना सकती है देन द नाइट्रोजन और बाकी सभी एलिमेंट। तो आपको पेपर में यही पूछा जाता है कि फॉस्फोरस की मैक्सिमम टेंडेंसी क्यों है, या फिर उसकी टेंडेंसी नाइट्रोजन से ज़्यादा क्यों है। तो ये जो होती है कैटिनेशन, ये डिपेंड करती है सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। ठीक है, सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। तो इसका रीजन भी हमें यही से मिलेगा, बिकॉज फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन द नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि वाई फॉस्फोरस हैज मोर टेंडेंसी ऑफ द कैटिनेशन देन द नाइट्रोजन, बिकॉज इट्स सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन द नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। ओके, अब इसका सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले सिंगल बॉन्ड से क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, उसका रीजन आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीकर बिकॉज, क्योंकि नाइट्रोजन एटम का स्मॉल साइज होता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ भी स्मॉल होती है। ठीक है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम में देयर इज ए स्मॉल बॉन्ड लेंथ, देयरफॉर देयर आर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बिटवीन द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नाइट्रोजन एटम। ठीक है, दोनों छोटे छोटे नाइट्रोजन एटम्स हैं, दोनों में ही जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपेल करने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बहुत ही छोटी है, इसलिए वो बॉन्ड वीक हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ओके, इसके बाद हमें डायरेक्टली वहाँ पर ये चीज़ पूछी जाती है कि वाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए डायटोमिक मोलिक्यूल बट फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज ए P4 मोलिक्यूल। जैसे कि नाइट्रोजन का फार्मूला होता है N2, ठीक है, ऐसे ही फॉस्फोरस का फार्मूला होता है P4। ठीक है, तो नाइट्रोजन में N4 क्यों नहीं बनता, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इसका रीजन क्या है कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए डाई एटोमिक मोलिक्यूल N2 एंड इट इज अनरिएक्टिव। ठीक है, एट ए रूम टेम्परेचर इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही लो होती है नाइट्रोजन गैस की। ठीक है, ये दोनों का आंसर आपको सेम मिलेगा, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन रिपल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन एटम्स में क्या बन जाता है, रिपल बॉन्ड बनता है बिटवीन द नाइट्रोजन एटम्स, बिकॉज नाइट्रोजन कैन फॉर्म p बॉन्ड्स, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ। नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होने के कारण वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मल्टीपल बॉन्डिंग बना सकता है बाकी एलिमेंट्स की बजाय। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स का साइज़ बड़ा होता है, ऑर्बिटल्स के साइज़ भी इंक्रीज हो जाते हैं, तो मल्टीपल बॉन्डिंग बनानी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन अपने साथ ही मल्टीपल बॉन्ड्स बनाकर N2 बन जाता है, जिसके कारण के वो अनरिएक्टिव और डाई एटोमिक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो ये आपका एक रीज़न हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें ये पूछा जाता है कि वाई नाइट्रोजन इज गैस। ठीक है, अब देखिए जब नाइट्रोजन में जो N2 मोलिक्यूल्स होंगे वो सभी एक दूसरे के साथ, यानी कि एक N2 का मोलिक्यूल है ये वाला, और ये वाला दूसरा N2 का मोलिक्यूल है, इनमें वीक वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं, जिसके कारण के ये एक गैस होती है। अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस में P4 मोलिक्यूल्स होते हैं। अब P4 है, 4 एटम्स जुड़े हैं, तो उसका एटॉमिक मास भी इंक्रीज हो जाएगा, साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण में उनमें स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस हो जाएंगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी और वो सॉलिड बन जाएगा। एंड वो रेक्टिव भी होता है, क्योंकि इसमें एंगुलर स्ट्रेन आ जाती है। ये P4 की स्ट्रक्चर है, प्लीज़ इसे बना लीजिए साथ में। मैंने आपको कहा है कि नोट्स आपको साथ में ये सभी इंपॉर्टेंट बातें साथ में ही नोट डाउन करनी पड़ेगी। ये P4 की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें एंगुलर स्ट्रेन होने के कारण ये रेक्टिव भी हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट आंसर आपको बताना है। तो अगर तो रीज़न आपको पूछा जाए इन 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स तो इतना ही बहुत है। अगर आपको ये पूछा जाए 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में, शायद अगर ऐसा कुछ हो, तो आपको ये ऊपर वाला भी सब कुछ इसी में ही इंक्लूड कर देना है। ठीक है, सो नाउ इसके बाद है कि बिस्मिथ डज नॉट फॉर्म द पी पाई बॉन्ड्स। बिस्मिथ में पी पाई बॉन्ड्स नहीं बन सकते, क्योंकि उसका साइज होता है बड़ा और उसके पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनका साइज भी
जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, तो जिसके कारण के इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, इसलिए वो मेटेलिक बॉन्ड्स बना लेता है और ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट वो सिर्फ 3 बॉन्ड्स तक बना सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड कोवलेंसी के बारे में देखते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो हमें -3 से लेकर +5 तक देखने को मिलती हैं ग्रुप नंबर 15 में। ठीक है, अब सबसे पहले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, ठीक है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था, तो इसका सिंपल सा रीजन हो जाएगा। इसी के ही कारण देयरफॉर टेंडेंसी टू फॉर्म द पेंटाहलाइड्स डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, इसीलिए ही पेंटाहलाइड्स यानी कि 5 हलाइड्स अपने साथ जोड़ने की टेंडेंसी भी डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि BiCl3 ज़्यादा स्टेबल होगा देन द BiCl5। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि टेंडेंसी टू फॉर्म द पेंटाहलाइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सो रीजन क्या होगा, सिंपली इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो साथ में आप एक एग्जांपल बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कंपाउंड्स इन द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर कोवलेंट एंड नॉट आयनिक। ठीक है, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में सभी कंपाउंड जितने भी फॉर्म होंगे वो सभी क्या होंगे, वो सिर्फ कोवलेंट हो सकते हैं, नॉट आयनिक, क्योंकि आयन बनाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड्स ही यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल्स तो होते ही नहीं हैं। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन डज नॉट हैव द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, देयरफॉर its maximum covalency is 4, so नाइट्रोजन कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड्स वो बिल्कुल नहीं बना सकता। सो इसका मतलब है इट डज नॉट फॉर्म द पेंटाहलाइड्स लाइक NF5 NCl5, ऐसे पेंटाहलाइड्स भी वो नहीं बना सकता। ये भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि वाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म द पेंटाहलाइड्स। सो सिंपल रीजन क्या रहेगा, बिकॉज इट डज नॉट हैव द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, हाँ, इसकी बजाय वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर शो करता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवलेंसी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, जो कि N2O5 में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उस पर चार्ज मतलब इतना हो सकता है +5, बट वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड्स बिल्कुल नहीं बना सकता। ठीक है, तो इसी में ही सेम रीज़न है कि जो फॉस्फोरस है वो ऐसे कंपाउंड्स भी बना सकता है R3, और फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यानी कि टोटल फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 5। इसमें भी टोटल बनेंगे 5 और इसमें भी वो 5 बॉन्ड्स बनाता है। ऐसे कंपाउंड्स फॉस्फोरस बना सकता है बट नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं बना सकता। सेम रीज़न, बिकॉज उसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, जिसके कारण के वो पी पाई डी पाई बॉन्ड्स नहीं बना सकता। अगर डी ऑर्बिटल्स ही है नहीं तो डी पाई बॉन्ड्स कैसे बनेंगे। ठीक है, सिंपल है। ओके, इसके बाद आता है कि BiCl3 जो है, ठीक है, इज लेस कोवलेंट देन PCl3। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो जाता है, तो जो Bi है उसके आयन का साइज भी ज़्यादा होगा, तो इसके कारण पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फजान रूल हमने +1 क्लास में रीड किए हैं, अभी आपको उनकी खास ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पर याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द फजान रूल जितना ज़्यादा साइज़ होगा कटायन का उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, और उतना ही यहाँ पर क्या होगा कि जो स्मॉलर कटायन होगा वो कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा दिखाएगा अकॉर्डिंग टू द फजान रूल, क्योंकि स्मॉलर कटायन नेगेटिवली चार्ज्ड जो होगा वहाँ पर अनायन, उसकी पोलराइजेशन ज़्यादा करवाएगा देन द BiCl3 वाला। ठीक है, तो बिस्मिथ के आयन में जो है वो वहाँ पर आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, फॉस्फोरस वाले में कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, बिकॉज कटायन का साइज छोटा है इसलिए। ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा पोलराइजेशन अनायन की ही करवा देगा, अनायन की ज़्यादा पोलराइजेशन करवाएगा। ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना। ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ पर साथ में नोट डाउन कर लेना है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप नंबर 15 के बारे में। ठीक है, ग्रुप नंबर 15 जब हाइड्रोजन के साथ इसके एलिमेंट अटैच होते हैं तो वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiH3, जिसमें से कि अमोनिया फोस्फाइन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ और एक है लोन पेयर, मतलब कि
इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, मतलब कि जो ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट जो रहेगा वो होगा टेट्राहेड्रल, बट इसकी ज्योमेट्री बन जाएगी पिरामिडल, ठीक है। पिरामिडल या फिर डिस्टॉर्टेड पिरामिडल ज्योमेट्री यहाँ पर होती है, ठीक है। तो अब इनमें एक बॉन्ड एंगल बनता है, ये आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, देखिए ध्यान से। तो H और H का ये जो बॉन्ड बना हुआ है इनके साथ, इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो अमोनिया के केस में है 107.8 डिग्री, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं वो डिक्रीज होता है, ठीक है। इसका जो होगा उससे छोटा इसका, ऐसे आगे की आगे बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पर ये जो बॉन्ड पेयर होगा, ठीक है, वो जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होगा, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर जाने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण के वहाँ पर रिपल्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। सो बिकॉज पोजीशन ऑफ द बॉन्ड पेयर शिफ्ट अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, सो फोर्स ऑफ रिपल्शन डिक्रीजेस एंड एंगल डिक्रीजेस। तो यहाँ पर आप इंक्लूड ये भी कर सकते हैं, एज द साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, position of the bond pair shift away from the central atom, therefore repulsion decreases and angle decreases, ठीक है, ओके। इसके बाद है इनकी बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि वो अपने इस लोन पेयर को कितनी जल्दी डोनेट कर सकता है। तो जितना छोटा सेंट्रल एटम होगा उतनी जल्दी वो लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा और उतनी ज़्यादा ही उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी। सो बेसिक स्ट्रेंथ भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, मतलब अमोनिया की सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसलिए। सो नाउ इसके बाद आती है इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर हम इन कंपाउंड्स को हीट करेंगे तो इनके बॉन्ड्स कितनी जल्दी ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, मतलब कि अमोनिया ज़्यादा स्टेबल होगा देन द बिस्मिथ हाइड्राइड, ठीक है। और रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज होगा। रिड्यूसिंग करेक्टर मतलब वो जितनी जल्दी हाइड्रोजन को अपने से बाहर निकाल देगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। तो दोनों ही डिपेंड करते हैं एमएच बॉन्ड स्ट्रेंथ पर, ठीक है। क्योंकि एमएच बॉन्ड स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने साथ में लिख लेना है, क्योंकि सेंट्रल एटम यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनका साइज इंक्रीज होता है, जिसके कारण के इनका जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, जिसके कारण के स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी और रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज करेगा। तो ये सभी ऑर्डर्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि वाई अमोनिया हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन फोस्फाइन, ठीक है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फोस्फाइन से ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं जो कि फोस्फाइन में नहीं बनते, ठीक है। तो इसलिए अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट हायर रहता है दैन द फोस्फाइन। अब अमोनिया में ही हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज होता है स्मॉल और उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है देन द फोस्फोरस, इसलिए, ठीक है। तो ये सभी आपको यहीं से रीज़न मिल रहे हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमोनिया इज सोलुबल इन वाटर, क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है इसलिए, ठीक है। तो वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। नोट्स आपने अगर साथ में रखे होंगे तो साथ में आप लोगों को सब कुछ नोट डाउन भी साथ में ही करते जाना है, ठीक है। तो इसके बाद आती है अमोनिया की प्रेपरेशन। तो अमोनिया को बनाने के लिए यूज़ की जाती है हेबर्स प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को एट हाई प्रेशर एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ किया जाता है कि यहाँ पर आयरन एंड विद प्रमोटर एज ए मोलिब्डेनियम। तो आयरन है यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट और मोलिब्डेनियम एक यहाँ पर एलिमेंट होता है, वो एज ए प्रमोटर यूज़ किया जाता है और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर रखा जाता है। तो हाई नहीं हम इसको बोल सकते, ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है, इसको एक बार अप्लाई करना होता है। बाद में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वो अपने इस टेम्परेचर को खुद ही मेंटेन कर कर रखती है, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पर ये रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इससे हमें अमोनिया मिल जाती है।
इसमें से एग्जाम में या तो इसकी रिएक्शन पूछ सकते हैं या इसका फ्लो चार्ट पूछ सकते हैं, वो भी आप इसकी हेल्प से बना सकते हैं, या फिर किसी भी बुक में से आराम से उसको देख लीजिए, वो आपको सिंपली पता चल जाएगा। सिंपल सा इसका फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। एक बार इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूर कर लें। फेवरेबल कंडीशंस यानी कि जिसके साथ हमें अमोनिया का अमाउंट और ज़्यादा मिले, क्योंकि रिएक्शन है रिवर्सिबल, तो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ज़्यादा प्रोसीड करवाया जा सके। उसके लिए लो रखना होगा टेम्परेचर, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बस इतना ही रखना है एक बार। फिर हाई रखना होगा प्रेशर, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट हैं गैसियस, और साथ में यूज़ करना पड़ेगा हमें यहाँ पर कैटलिस्ट, जो मैंने ऊपर यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। तो अब कुछ अमोनिया की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। तो सबसे पहला है कि जब अमोनिया को वाटर में डिसोल्व किया जाएगा तो क्या होगा, अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन यानी कि वीकली बेसिक सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अमोनिया बना सकता है कम्प्लेक्सेस, सो टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस, और अमोनिया एक गुड लिगेंड है जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज इसके पास होता है लोन पेयर जो कि दूसरों को डोनेट किया जा सकता है, सो ये एक लुईस बेस भी है। इसमें से आपको कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं कि वाई अमोनिया इज ए लुईस बेस, वाई अमोनिया कैन फॉर्म द कम्प्लेक्सेस, वाई अमोनिया इज ए गुड लिगेंड, तो सबका रीज़न क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम, ठीक है। जैसे कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस के साथ अमोनिया जुड़कर एक ब्लू कलर का CuNH3 ऊपर है 2 पॉजिटिव चार्ज का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो अगर कॉपर सल्फेट में अमोनिया को ये ऐड किया जाए तो भी यही कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये भी रिएक्शन पेपर में बहुत बार पूछी गई है, ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। इसके साथ हैवी मेटल्स के जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं उनकी प्रेसिपिटेशन भी की जा सकती है, जैसे कि FeCl3 का एक्वस सॉल्यूशन, उसमें हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर ऐड कर देते हैं तो हमें ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं फेरस हाइड्रोक्साइड के, ठीक है, सॉरी यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड के, ठीक है। इसके साथ इसकी प्रेसिपिटेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा इनकी डाइपोल मोमेंट्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद है इसके ऑक्साइड्स, ठीक है। सो नाउ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15 की स्ट्रक्चर्स को सिलेबस में से हटाया गया है इस बार, ठीक है। तो सिर्फ हम इसके बारे में रफली कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आपको बताऊंगा। सबसे पहले ना हाइड्रोजन का ऑक्साइड है N2O, जिसको कि हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसका एक और नाम है दैट इज द लाफिंग गैस, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया जाता है, यानी कि इसको डीकम्पोज किया जाता है। इसका क्या नाम है, अमोनियम नाइट्रेट, साथ में नोट डाउन कर लीजिए, अमोनियम नाइट्रेट। इससे बनती है लाफिंग गैस और वाटर, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे इनकी स्ट्रक्चर्स इस बार सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इसका एक और ऑक्साइड है दैट इज NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, जिसको कि अमोनिया की यह ऑक्सीडेशन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ द प्लेटिनम, इससे NO बनाई जाती है, ठीक है। NO जो है वो ओजोन लेयर पर भी इफेक्ट करती है, क्योंकि ये ओजोन के साथ रिएक्ट होकर ऑक्सीजन बना देती है, तो ये ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करती है, ठीक है। और NO एक ओड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल होता है, तो N के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, दोनों के हो गए 11, सो ओड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल है। इसलिए ये क्या करता है, ये अपना डाइमर बना लेता है, मतलब 2 NO आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है, वाई NO डाइमराइज, ठीक है। और इसके अलावा जो NO है वो एटमॉस्फेयर में आते ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर NO2 के ब्राउन फ्यूम्स बना लेती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये भी बहुत बार रिएक्शन पूछी जाती है, सिंपल सी छोटी सी रिएक्शन है। तो इनकी स्ट्रक्चर्स को चाहे आप लोग स्किप कर दें, अगर आप लोग इनको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स बाय GTC ट्यूशन, उसके साथ आप उसको सर्च कर कर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसको ओपन कर कर देख सकते हैं, ठीक है। एंड आल्सो NO2 इज आल्सो एन ओड पेयर ओड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल। ये जैसे NO है वैसे ही NO2 भी एक ओड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल है, ये भी अपना एक बना लेता है डाइमर और स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो दोनों का सेम रीजन है, बिकॉज बोथ आर ओड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल्स, NO एंड NO2 बोथ डाइमराइज, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात पूछी जाती है कि जो इनके यहाँ पर ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है, N2O3 और B2O3, ऐसे ही सभी के बन सकते हैं, P2O3, ऐसे ही AS2O3, इनका एसिडिक करेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। मतलब ये जो ऊपर वाला ऑक्साइड है ये होगा एसिडिक, और ये जो एंड वाला है ये होगा बेसिक, क्योंकि मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है,
ठीक है ना, हमने ये बात बहुत बार रीड की है कि जो मेटेलिक होगी चीज़ उसका ऑक्साइड बेसिक होता है, तो इसका मतलब एंड वाले एलिमेंट्स में मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर दी थी, ये मैंने आपको ऊपर ही स्टार्टिंग में बताया था, इसलिए उनका मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए वो वहाँ पर बेसिक होते हैं और ये होते हैं एसिडिक, ठीक है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट एसिड एनहाइड्राइड्स, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड्स वो ऑक्साइड होते हैं जिनको वाटर में डिसोल्व कर कर एसिड बन जाए, ठीक है। जैसे कि N2O3 को वाटर में ऐड करेंगे तो HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड बनेगा, N2O5 को वाटर में करेंगे तो HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो इसका मतलब कि नाइट्रिक एसिड का एसिड एनहाइड्राइड क्या रहेगा, N2O5। और NO2 एक है मिक्स्ड एनहाइड्राइड, क्योंकि इससे दो एसिड बनते हैं, HNO2 भी और HNO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो प्लीज़ इन सभी रीजंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करते जाएं और साथ में अपने नोट्स पर इनको नोट डाउन करें, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आगे चलते हैं इनके हलाइट्स के बारे में। तो हलाइट्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि थेराई हलाइट्स ऑफ नाइट्रोजन आर लीस्ट स्टेबल, नाइट्रोजन के थेराई हलाइट्स की स्टेबिलिटी सबसे लो होती है, उनमें से सिर्फ NF3 ही स्टेबल होता है और बाकी के सभी अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, इसलिए वो सभी एक्सप्लोजिव हैं। और NF3 की जब फॉर्मेशन होगी तो उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए NF3 एक्सोथर्मिक कंपाउंड है, बट बाकी के सभी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और इनके एक्सप्लोजिव या इनकी स्टेबिलिटी ना होने का रीज़न क्या है कि NX बॉन्ड यानी कि NCl NBr Ni बॉन्ड जो है वो वीक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज़ है छोटा और Cl का साइज़ है उससे बड़ा, तो छोटे एटम का बॉन्ड विद जिसका साइज हो बड़ा उसके साथ बिल्कुल नहीं स्ट्रॉन्ग बनता, वो वीक बॉन्ड बनता है। अगर दोनों एटम्स का साइज कंपेरेबल होगा तो ही अच्छी बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाएगी, ठीक है। इसके बाद है कि पेंटा हलाइड्स आर मोर कोवलेंट दैन द राई हलाइड्स, ये हमने ऊपर भी इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी, बिकॉज इसका भी आपको डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है कि वाई पेंटा हलाइड्स आर मोर कोवलेंट दैन द राई हलाइड्स, बिकॉज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट देयर इज मोर पोलराइजिंग पावर, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज या जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी आयंस पर उतनी ज़्यादा ही उसकी पोलराइजिंग पावर रहेगी, सो इसलिए उसमें कोवलेंट करेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इन द पेंटा हलाइड्स, ठीक है। सो ड्यू टू द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट देयर इज मोर पोलराइजिंग पावर, ये भी अकॉर्डिंग टू फजान रूल है, ठीक है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पेपर में जो है वो आपके लिए पूछी जाती है कि NH3 और NF3 दोनों की डाइपोल मूवमेंट्स अलग होती हैं, डायरेक्शन भी अलग होती है और इनकी वैल्यू भी अलग होती है। अब देखिए क्या होगा कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब जो एटम अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा उसकी ओर होगी डायरेक्शन। तो यहाँ पर सभी की सभी डाइपोल मूवमेंट्स की डायरेक्शन एक ही साइड को आ जाती हैं और उनका रिजल्टेंट हमें अप्रोक्सीमेटली 1.4 D मिल जाता है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो डाइपोल मूवमेंट्स की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती हैं सभी की, ठीक है। तो इनका ओवरऑल रिजल्टेंट अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास होता है, क्योंकि सभी ऑपोजिट हैं, जैसे कि फोर्सेस होती हैं, अगर सभी ऑपोजिट फोर्सेस अप्लाई होगी तो रिजल्टेंट हमें 0 के आसपास मिलता है। ये सभी एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो ये सभी एड अप हो जाते हैं, इसलिए हमें जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ फॉस्फोरस के हलाइड्स हैं, वैसे तो फॉस्फोरस के सभी कंपाउंड्स को सिलेबस में से हटा दिया गया है इस साल के लिए, बट फिर भी आप लोगों को यहाँ पर PCl3 एंड PCl5 की स्ट्रक्चर्स को जरूर याद कर लेना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम ख्याल से देखें, ये है हमारा PCl3, इसकी स्ट्रक्चर ये ही सिंपल है जैसे कि NH3 की थी, और ये है PCl5। इसमें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये जो फॉस्फोरस है इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट रहेगी sp3d, ठीक है, राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री रहेगी, और ये सभी बॉन्ड्स होंगे 3, दैट इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और ये दोनों बॉन्ड्स होंगे एक्सियल बॉन्ड्स। और ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं वो एक्सियल बॉन्ड्स से छोटे होते हैं, क्योंकि एक्सियल पोजीशंस पर राइट एंगल होने के साथ रिपल्शन ज़्यादा मिलती है, इसलिए उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो ये सब कुछ आप लोगों को साथ में नोट डाउन करना है कि एक्सियल बॉन्ड्स की लेंथ ज़्यादा होती है देन इक्वेटोरियल बिकॉज ऑफ द रिपल्शंस एट राइट एंगल, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है बातें, कि PCl5 अपनी क्रिस्टलाइन स्टेट में इन दो आयंस की फॉर्म में हमें मिलता है,
तो PCl4 पॉजिटिव आयन बन सकता है, बट PCl4 नेगेटिव आयन बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इसमें थोड़ी होती है, इसलिए वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फॉस्फोरस के हलाइड्स के बारे में था। ओके, सो आगे चलते हैं इसके बारे में। एसिड्स, जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स बनते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। इसकी प्रेपरेशन के लिए ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। इससे पहले हमने हैबर्स प्रोसेस की थी, ऐसे ही एक है यहाँ पर ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। तो मैंने आपको बताया था कि इनको आपने अच्छे से याद करना है। प्लीज़ साथ में नोट्स बना लीजिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, और साथ में एंड में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स दूंगा, उन सभी के आंसर्स भी आप लोगों ने खुद सोल्व करने हैं। तो अगर ये काम आपका हो जाता है तो 100% इस ग्रुप नंबर 15, ऐसे ही बाकी सभी ग्रुप नंबर 16, 17, 18 में से कोई भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं रहने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले अमोनिया की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ द प्लेटिनम एंड रोहनियम गॉज एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इससे NO गैस बनती है, ये रिएक्शन हमने ऊपर भी देखी थी। ठीक है, वही NO गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर NO2 के ब्राउन फ्यूम्स बना लेती है, और ये ब्राउन फ्यूम्स जो होते हैं उसको बाद में वाटर के साथ रिएक्ट कर कर नाइट्रिक एसिड बना लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे बनता है नाइट्रिक एसिड। ओके, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट वाली ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको अच्छे से रट लेनी है। जिंक या फिर कॉपर, दोनों के साथ में आपको इसकी रिएक्शन बताता हूँ। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 यूज करेंगे तो NO2 गैस बनेगी, डिल्यूट यूज करेंगे तो N2O गैस बनेगी। ठीक है, इन द केस ऑफ द जिंक, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है इसलिए। ठीक है, तो जिंक का सॉल्ट, जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 गैस प्लस वाटर। तो ऐसे आपको रिएक्शन याद रखनी है। क्या याद रखना है? जिंक प्लस द कंसनट्रेटेड HNO3 फॉर्मिंग द जिंक नाइट्रेट NO2 गैस एंड वाटर। अगर होगा डिल्यूट HNO3 तो ये दोनों सेम रहेंगे, बस यहाँ पर बन जाएगी N2O जिंक के केस में, या फिर वो सभी मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। कॉपर के लिए थोड़ा सा चेंज होगा, अगर होगा कॉन्सेंट्रेटेड तो सेम रहेगा NO2 कॉपर नाइट्रेट एंड वाटर। अगर होगा डिल्यूट तो NO गैस बनेगी, नॉट N2O। ठीक है, N2O की बजाय NO2 बनेगी, यहाँ पर N2O थी, यहाँ पर NO बनेगी। तो ये चारों रिएक्शंस आपको अच्छे से रट लेनी है, इनमें से एक रिएक्शन जरूर पूछी जाती है। ठीक है, और फिर इसमें से पूछा जाता है इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। ठीक है, तो ये आयोडीन को ऑक्सीडाइज करवाकर आयोडिक एसिड बना देता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है तो साथ में NO2 एंड वाटर बनेंगे। तो देखिए बैलेंसिंग का अब यहाँ पर क्या हल है। या तो आपको बैलेंसिंग के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आता हो, जो कि आपने पिछले साल रिडॉक्स रिएक्शन में सीखा था। अगर वो आपको नहीं याद है या फिर उसको अप्लाई करना आपके लिए मुश्किल है, तो आपने एक साइड के कोफिशेंट्स को याद कर लेना है। एक साइड के आराम से याद हो सकते हैं। यहाँ पर करने हैं यूज़ 10 HNO3। जितने यहाँ पर होंगे N, यहाँ पर बने 10, वही 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी। फॉस्फोरस से बन जाती है फॉस्फोरिक एसिड NO2 एंड वाटर, यहाँ पर भी सेम है। कार्बन से बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और साथ में NO2 एंड वाटर। तो ये इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है। इसकी एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं और आपको रिएक्शन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको एक प्रैक्टिस फाइल दूंगा, उसमें से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या क्या इसमें से हमें याद करना है। सो नाउ इसके बाद आता है ब्राउन रिंग टेस्ट। इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार ही पूछा गया है कि ब्राउन रिंग का फॉर्मूला क्या बनता है। ब्राउन रिंग टेस्ट के साथ आप लोग नाइट्रेट आयन की डिटेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है, ये होता क्या है कि डिल्यूट फेरस सल्फेट सोल्यूशन में हमें एक्वा सोल्यूशन ऑफ द नाइट्रेट आयन, जो भी उसका सॉल्ट होगा, उसको ऐड कर देना है। फिर ट्यूब की साइड में से बिल्कुल स्लोली हमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पाना है। ठीक है, तो इन दोनों के जो फेसेस होंगे उनके बीच में एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाएगी, जो कि बिल्कुल ही आपको स्लोली बनाना है, वरना वो रिंग उसमें ही डिसॉल्व हो जाती है, तो वो ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता। अगर वो फॉर्म हो रही है, इसका मतलब वहाँ पर नाइट्रेट आयंस हैं। ठीक है, तो वो जो वहाँ पर ब्राउन रिंग बनती है वो एक बनता है कॉम्प्लेक्स पेंटा एक्वा नाइट्रोसाइल आयरन 2। ठीक है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन है 2 और NO इसमें जुड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड द नाइट्रोसाइल, और 5 जुड़े होंगे वाटर। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला बनता है ब्राउन रिंग का। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ आयंस हैं जिनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में पेपर में पूछा जाता है, जैसे कि NO2 नेगेटिव आयन, NO3 1 नेगेटिव आयन एंड HN3।
अब NO2 कौन सा आयन होता है? नाइट्राइट आयन, ठीक है, ये बन गया नाइट्राइट, ये बन गया नाइट्रेट आयन और ये बन गया नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर सिंपल है, एक बार यहाँ पर बना दे डबल बॉन्ड, एक बार यहाँ पर सिंगल, और इनको ही आप लोगों ने इंटरचेंज कर देना है। 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं और टोटल बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं? 3। तो इसको डिवाइड करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बन जाएगा 1.5, ठीक है। इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी टोटल 3, 4 बॉन्ड्स हैं, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बन जाएगा 1.33। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ही बॉन्ड शॉर्ट होता है, छोटा होता है। तो ये वाला बॉन्ड ज़्यादा छोटा होगा ऑक्सीजन और N का देन दिस वन, ये भी पेपर में पूछा जाता है। और ये सभी NO के बॉन्ड्स की लेंथ सेम होगी ड्यू टू रेजोनेंस। और ऐसे ही HNO3 है, ठीक है, इसमें भी आप लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं और बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इनके रीजंस डायरेक्टली पेपर में पूछे गए हैं, तो मैंने आपके लिए सभी आंसर्स इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। आपको सिर्फ एक बार नोट्स को रीड करना है और साथ में इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना है, जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपको साथ में यहाँ पर नोट डाउन कर लेनी है। तो अब इसमें आता है कुछ स्पेशल रिएक्शंस ऑफ द डाई नाइट्रोजन N2, ठीक है, नाइट्रोजन गैस। इसकी प्रेपरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा सकते हैं विद सोडियम नाइट्राइट। तो इससे क्या बनती है? नाइट्रोजन गैस, वाटर एंड प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और या फिर बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन, ये सभी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही आपको दी हैं। इन नोट्स में से आपको एक भी रिएक्शन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम डिकम्पोज करवाते हैं तो इसको याद रखने का क्या फार्मूला है? यहाँ पर देखिए 2 N बन जाएंगे तो N2 बाहर निकाल दीजिए, टोटल हाइड्रोजन 8 है तो 4 H2O बना दीजिए, 4 ऑक्सीजन यहाँ से गए तो क्या बचा? Cr2O3, सिंपल सा काम है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें वेरी प्योर बनानी हो ना हाइड्रोजन गैस, तो आप सोडियम अजाइड, ये है बेरियम एंड सोडियम अजाइड, इन दोनों की डिकम्पोजिशन करवाकर N2 गैस और प्लस बेरियम सोडियम को बना सकते हैं। ये भी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट ही दी है रिएक्शंस, ठीक है। तो इसके साथ आपका ग्रुप नंबर 15 में अब ये कुछ एंड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमने बीच में इंक्लूड करना भूल गए थे वो मैं आपको एंड में बता देता हूँ। कि फोस्फाइन वी बेसिक होती है, हमने वैसे तो बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में रीड किया था कि अमोनिया सबसे स्ट्रॉन्ग है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। तो फोस्फाइन बी बेसिक है, ठीक है, बट लेस बेसिक है देन द अमोनिया ड्यू टू द मोर साइज ऑफ द फोस्फोरस। इसका अगर बेसिक कैरेक्टर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो फोस्फाइन की रिएक्शन आप किसी एसिड के साथ करवाकर दिखा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम फोस्फाइन में H पॉजिटिव जोड़ दें, जैसे कि अमोनिया में H पॉजिटिव जोड़कर अमोनियम आयन बनता है, वैसे यहाँ पर फोस्फोनियम आयन बनता है। तो फोस्फोनियम में एंगल्स जो हैं बोन एंगल वो अनक्रीज हो जाएंगे देन द फोस्फाइन, क्योंकि वहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं रहेगा, वो भी यूज़ हो जाएगा। बट फोस्फाइन के पास तो एक होता है लोन पेयर, जिसके कारण के रिपल्शंस होने के साथ बोन एंगल छोटा होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, इन सभी को प्लीज़ सोल्व आउट करें। अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो नोट्स के साथ इन सभी ही क्वेश्चंस को आपने आंसर नोट्स में से ढूंढ कर राइट डाउन करने हैं, सभी के आंसर बीच में इंक्लूड किए गए हैं। तो प्लीज़ इनकी अंडरस्टैंडिंग करें, अच्छे से इन्हें सोल्व आउट करें। जितना आपको यहाँ पर प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपका पेपर होगा, तो ये काम आप लोगों को अब खुद करना पड़ेगा। तो प्लीज़ इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को, रिएक्शंस को, जो भी मैंने आपको इसमें बताया हुआ है उनको सोल्व आउट करें, तो डेफिनेटली आपके ग्रुप नंबर 15 में से कोई भी चीज़ बिल्कुल नहीं रहने वाली, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के सभी ग्रुप्स की वीडियोस के लिंक्स आपको यहीं पर स्क्रीन पर या फिर ऊपर कार्ड्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में सभी जगह पर मिल जाएंगे, तो सभी ग्रुप हम ऐसे ही 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आप लोगों ने अच्छे से शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स की बोर्ड एग्ज़ाम में, नीट, JEE, JEE एग्ज़ाम में अच्छे से प्रेपरेशन हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।